नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। युद्ध में ईरान की तेजी के कारण अब अमेरिका और इजरायल के पसीने छूट रहे हैं। दुगनी ताकत के संग ईरान मार कर रहा है और अब अमेरिका को समझ आ रहा है गलती हो गई, तो इजरायल से साथ उसकी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। अभय द्विवेदी जी के संग मैं शो करता हूं। मैंने पूछा अभय द्विवेदी जी से कि आखिर इस लड़ाई में जीतेगा वो कौन, और राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे रही, संसद से भाग रही है, खेल क्या है। रोचक बातचीत है, चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। मुझे विपक्ष से बहुत ज्यादा शिकायत है, पार्लियामेंट के अंदर वो क्यों ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहा है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में क्या हुआ वो बताया जाए, मध्य एशिया के मुद्दों पर चर्चा की जाए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा की जाए। ये कोई मुद्दे हैं पार्लियामेंट में उठाने के लिए? पार्लियामेंट में अगर उठाना है तो विपक्ष को ये चाहिए कि इस बात की सराहना करे कि हमारे मंदिरों में कितना प्रसाद चढ़ रहा है, हमारे कितने लोग कावड़ यात्रा पे चले गए। ये बड़े मुद्दे हैं। विपक्ष अड़ा हुआ है कि नहीं साहब, पश्चिमी एशिया में दुनिया के मध्य हिस्से में और ऐसे जंग के ऐलान बन रहे हैं और तेल महंगा हो जाएगा, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, हम क्यों डर रहे हैं अमेरिका से। अब बताइए, ऐसे मुद्दों पे क्यों बात कराएगा कोई? और राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पे पार्लियामेंट में बात नहीं कराई जा रही है। खड़गे जी अलग नाराज हो रहे हैं। सरकार तो इस मुद्दे पे चाहती नहीं है बात करे कि दुबई के क्या हालात हैं, ईरान इजराइल के क्या हालात हैं। ऐसा क्यों क्यों कर रहा है ये कांग्रेस और विपक्ष ऐसा मांग? आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। इस लेख की बहुत चर्चा हुई। पता नहीं क्यों उस लेख को हिंदी के अखबारों में नहीं छपाया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन उस लेख को कांग्रेस ने बाद में हिंदी में भी जारी किया। अंग्रेजी में उस लेख को अगर पढ़ें तो उस लेख के आखिरी पैरों में विपक्ष की आगामी योजना को भी रेखांकित किया गया था। उस लेख में लिखा हुआ था कि विपक्ष संसद का जब मध्यांतर के बाद में बजट सत्र दोबारा मार्च में शुरू होगा तो हम लोग संसद में हर कीमत पर इस बात पर जोर देंगे कि मध्य पूर्व में लड़ाई जो हो रही है, मिडिल ईस्ट में, इस लड़ाई में भारत की भूमिका, इस लड़ाई में अमेरिका की भूमिका और भारत की भूमिका और इजराइल की भूमिका, प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे, इन तमाम चीजों के ऊपर खुलकर बेरोक टोक निर्बाध चर्चा हो और हम उसी चर्चा को प्राथमिकता देंगे। बाकी और चर्चाएं जो हैं वो दूसरे नंबर पर धकेल दी जाएंगी। ये बात सही है कि जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले ही विपक्ष संसद में वो सब नोटिस दे चुका था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा, अगर युद्ध नहीं होता तो जाहिर है कि चर्चा अभी वही हो रही होती। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है, चूंकि युद्ध हो रहा है और युद्ध में विपक्ष का जोर इस बात पे है कि युद्ध की ऊपर चर्चा हो, उससे उभरी हुई परिस्थितियों पर चर्चा हो, भारत की भूमिका की चर्चा हो, नरेंद्र मोदी की भूमिका की चर्चा हो, भारतीय विदेश नीति ने क्या तीर इसमें मारा है इसकी चर्चा हो, इन सब चर्चाओं पर विपक्ष कराना चाहता है। और चर्चा न हो पाए इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर जोर दे रही है कि नहीं, आपने जो पहले नोटिस दिया था उस पर चर्चा होनी चाहिए। फौरन उन्होंने कह दिया कि 10 घंटे की चर्चा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे होनी चाहिए। वो उस पर जोर दे रहा है, भाई आपने तो ये नोटिस दिया था, आप इस पर चर्चा कराइए। मुझे पक्का यकीन है अगर युद्ध न हुआ होता है तो विपक्ष तो सत्ता पक्ष लगातार ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है उस पर चर्चा में भी कुछ और कन्नी काट रहा होता उससे। लेकिन अब इनके लिए महत्वपूर्ण बात हो गई है कि इसके ऊपर कोई चर्चा ना हो, और उसका कारण है। उसका कारण क्या है बंधुवर, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ नोट करके रखा था, आप ही के लिए नोट करके रखा था। आपको अंग्रेजी के 2-3 छोटे छोटे वाक्य पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसका संदर्भ बताऊंगा। इससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार इन विषयों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। सुनिए आप। द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स। एक्टर का मतलब अभिनेता से नहीं है, एक्टर का मतलब यह है कि जो उन्होंने काम दिया क्या उसको करने वाले। द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स। We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीयों से जो कहा जाता है उस पर अमल करने के मामले में वो काफी अच्छे हैं। हमने भारतीयों से जो कुछ कहा उस पर अमल करने के उसका पालन करने के मामले में वो काफी अच्छे हैं। मैंने उनसे
अभी पतझड़ के दौरान ये कहा था कि रूस का जो तेल जिसके ऊपर हमने प्रतिबंध लगा रखा है उसको खरीदना वो बंद कर दें, और उन्होंने उसका पालन किया। दे डिड। ये है इसमें। ये किसने कहा था? ये अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था। ये जो जिसमें उन्होंने कहा ना कि हम उदाहरण हम इजाजत देते हैं कि वो 1 महीने के लिए तेल खरीद लें, उस वक्तव्य के पहले 3 वाक्य ये थे: द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स, वी हैड आस्क्ड देम टू स्टॉप बाइंग सैंक्शन्ड रशियन ऑयल दिस फॉल, दे डिड। अच्छा, अब पूरे सोशल मीडिया पर इन 3 वाक्यों की चर्चा है। ये 3 वाक्य कहते हैं कि अमेरिकन भारतीयों से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये बड़े फर्माबरदार हैं, बड़े आज्ञा पालक हैं। इनसे वो जो कहते हैं ये तुरंत उसके ऊपर अमल करते हैं। उन्होंने अमल किया कि हमने रशियन तेल पे हमने पाबंदियां लगा रखी हैं, उस तेल को मत खरीदो, और उन्होंने तुरंत उसके ऊपर अमल किया। अच्छा, ये जो 3 वाक्य हैं छोटे छोटे, ये भारत की पूरी अमेरिका के मुकाबले और खाड़ी युद्ध के अंदर भारत की जो पूरी स्थिति है उसका पर्दाफाश कर देते हैं। भारत की जो विदेश नीति की जो संप्रभुता है, उसकी जो स्वायत्तता है, उसकी जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता यहां पर जीरो दिखाई पड़ती है यहां पूरी तरीके से। भाई, अमेरिका का वित्त मंत्री ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है? अभी ये वाक्य मैं वहां तो पहुंचा ही नहीं कि आप वहां से तेल खरीद लें 1 महीने के लिए। वो छोड़ दीजिए बात, नीचे वो क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। ऊपर क्या कह रहे हैं वो देखिए: इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स। यानी भारत से जो कहा जाता है भारत उसको तुरंत करता है। यानी आप जब आपके जो लोग काम करते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो आप सोचते हैं कि ये जो जितना हम कहते हैं उसको फौरन करके दिखाता है, तो आप उससे खुश हैं। ये अमेरिका की हैसियत भारत के लिए ये हो गई है। आप इससे अंदाजा लगाइए ये इसका पूरे सोशल मीडिया पर ये अंग्रेजी के 3 वाक्य और हिंदी में उसके तरह तरह से मतलब निकालकर इस तरीके से किया जा रहा है। यही है वो बात जिसकी वजह से सरकार घबरा रही है कि विदेश नीति पर चर्चा न हो। अब राज्यसभा में सुबह सुन रहा था मैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे, और उस वक्त विपक्ष के जो सांसद थे वो सभापति के आसन के पास जाके नारेबाजी कर रहे थे। तो जयशंकर जी का भाषण सुनने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि लगातार नारे चल रहे थे। अच्छा, तो अब सवाल इस बात का है, जयशंकर जी फिर भी हमने कान लगा के बड़ी कोशिश करके जयशंकर जी का भाषण सुना, उसमें कहीं ये मुद्दे आते ही नहीं है। जयशंकर जी के भाषण में ऐसे ही घिसी पिटी बात थी: हम नजर रखे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हम सतर्क हैं, हम ये भरोसा देते हैं कि हम कीमत नहीं बढ़ देंगे, हम भारतीय जो कंज्यूमर है उसकी भारतीय उपभोक्ता जो है तेल का और गैस का, हमें उसके हितों का पूरा ख्याल है। तो इस प्रकार का भाषण था। मुझसे कहिए इस तरह के मैं 5 भाषण सुबह से शाम तक लिख दूं। अब दिक्कत की बात यह है कि जो विवाद के मुद्दे हैं इस प्रश्न के ऊपर, उन विवाद के मुद्दों से ये सरकार बचना चाहती है, उनके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि हर चीज पे सरकार को बोलना ही चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि हर चीज पे सरकार को प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। नहीं, विदेश नीति में चुप्पी, संयम, धैर्य, अगर कोई भड़कावे का बयान दे रहा है तो बदले में भड़कावे का बयान न देना, ये भी उत्तम किस्म की रणनीति मानी जाती है। जैसे मान लो आप किसी से नहीं लड़ना चाहते और वो आपको भड़काने के लिए कुछ आपके ऊपर छींटाकशी कर रहा है या आपके ऊपर ऐसे ही टिप्पणियां कर रहा है जिसकी पहली नजर में आपको लगता है कि बेइज्जती करने वाली टिप्पणियां हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल उससे नहीं लड़ना चाहते क्योंकि आपके दूरगामी और फौरी हित उससे प्रभावित होंगे, तो आप उसको नजरअंदाज कर देंगे और आप उसके 1-2 दिन बाद कुछ सोच समझ के उसके ऊपर कुछ बोलेंगे या नहीं भी बोल सकते हैं आप। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी भी डिप्लोमेट से बात कीजिए, वो कहेगा नहीं ये कोई अपने आप में गलत बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, सारी दुनिया में होता है ऐसा। लेकिन सवाल यह है कि आपकी चुप्पी कितनी लंबी होगी और कितने विषयों पर होगी। ये तो ऑपरेशन सिंदूर से चल रही है चुप्पी।
ये चुप्पी जो है ना, ये तो ऑपरेशन सिंदूर से चल रही है। कब तक चलती रहेगी ये चुप्पी? कितने विषयों पर चलती रहेगी चुप्पी? स्कॉट के बयान के ऊपर भी आपकी चुप्पी है। उसके बाद जो क्रिस्टोफर लैंडौ, जो अमेरिका के विदेश उपमंत्री हैं, उन्होंने रायसीना डायलॉग में जो बात कही कि हम अमेरिका भारत को चीन जैसा नहीं चीन की तरफ फायदा नहीं उठाने देगा, भारत को बाजार नहीं विकसित करने देगा ताकि भारत के साथ अमेरिका के साथ भारत प्रतियोगिता बना सके, उसके ऊपर भी आपकी चुप्पी है। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कम से कम 50-60 बार ये जो सब बातें कही हैं, उनके ऊपर भी आपकी चुप्पी है। ट्रंप ने ये कहा कि आई कैन डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर भी आपकी चुप्पी। ये तो संजय जी ये तो हद है, कमाल है, आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या इस तरह का बयान आई कैन डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी अगर दुनिया का और कोई नेता देता तो भारत उसके ऊपर चुप रहता? सब लोग मजे ले रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में इतने बड़े बड़े नाम है ना, उसके डर के मारे बोल ही नहीं, आवाज ही नहीं निकल रही। ईरान ने जो कहा है, जब ईरान ने कहा है कि ये एप्स्टीन गिरोह के कहने से नहीं हम नहीं तय करेंगे कि हम सरेंडर करेंगे लड़े, उन्होंने ईरान ने इसको एप्स्टीन गिरोह का नाम दिया है। इसका मतलब है कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइलें फिर आ गई बीच में। ठीक बात है, मतलब आदमी का डर भी तो सवाल ही उठता है, क्या मोदी जी भी उस एप्स्टीन गिरोह में शामिल है? मतलब है क्या? भारत का कौन कौन नेता उस एप्स्टीन गिरोह में शामिल है? एक एप्स्टीन गिरोह है। अच्छा, अब ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि उस एप्स्टीन के साथ में CIA के बहुत सारे तत्व सक्रिय थे, मोसैड के सारे तत्व सक्रिय थे, जो यहूदी लॉबी है बहुत बड़ी दुनिया में, और अमेरिका का जो कॉर्पोरेट सर्कल है उसमें यहूदी लॉबी तो बहुत पावरफुल है, बहुत सब। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने कांग्रेस को तकरीबन खरीद रखा है, व्हाइट हाउस को तकरीबन खरीद रखा है, यहूदी लॉबी के पास इतना दम है। और ट्रंप के इलेक्शन में उसने बहुत बड़े पैमाने पर रुपया खर्च किया था ट्रंप को जिताने के लिए। सही बात है। तो ये सब जो हो रहा है, इन्हीं सब कारणों, ये सब संसद के, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि ये राहुल गांधी बड़ा बुरा आदमी है, ये कंट्रोल नहीं होता उनसे। राहुल गांधी जरूरी है सब बातें बोलेगा, वहां पे मानेगा नहीं बंदा ये। वही राहुल गांधी मानेंगे नहीं। राहुल गांधी मानेगा नहीं, तो इसलिए कैसे बचा जाए इससे? चर्चा ही मत होने दो। तो बचने का तरीका ये है कि चर्चा ही मत होने दो इसके ऊपर। कितना आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा दुनिया में युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत परेशानियों में दिख रही है। उसकी शुरुआत हो चुकी है परेशानियों की। जो LNG है, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस है, उस गैस के दाम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। यानी महंगाई का पहली आहट सुनाई पड़ने लगी है। और उसके व्यापारिक इस्तेमाल की सप्लाई बंद कर दी है सरकार ने। खुद सरकार की माने तो केवल 1 महीने का इनके पास स्टॉक है तेल का और गैस का। पता नहीं क्या होगा, ये युद्ध लंबा चल गया तो क्या तेल और गैस के कुओं में उत्पादन रोक दिया जाता है। जैसे कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई चूंकि हम तेल की सप्लाई नहीं कर सकते, स्टेट ऑफ होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो जाने के कारण, इस चक्कर में क्या हुआ है कि हमारे तेल के भंडार ऊपर तक भर गए हैं। हम अगर नया तेल निकालेंगे तो उस तेल को रखेंगे कहां? हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं बची है। जब लगातार तेल बहता रहता है पाइपों में तो नया तेल निकलता रहता है, उसको स्टोर किया जाता रहता है। तो सऊदी अरब ने इसलिए कहा कि हम तेल के बंद करते हैं। कतर जो कि गैस का बहुत बड़ा उत्पादक है, कतर भी कह रहा है कि भाई हम गैस का उत्पादन बंद करते हैं। तो गैस और तेल के जो कुएं होते हैं, जब एक बार उनका उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो उसको तुरंत, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपने बिजली का स्विच थोड़ी ना है कि आज आप ऑन ऑफ, जब चाहो तो ऑफ कर दो, जब चाहो तो ऑन कर दो। एक बार इन जगहों में उत्पादन जब बंद हो जाता है और कुछ दिन बंद रहता है तो उसको तुरंत, ऐसा नहीं है कि वो आप तुरंत उसी जिस दिन युद्ध खत्म होगा उसी दिन फिर से निकालना शुरू कर देंगे। उसमें एक लंबा समय लगता है, उसमें कई हफ्ते लगते हैं। यानी एक बार सप्लाई रुकेगी तो सप्लाई उस वक्त तुरंत जादू की जोर से शुरू नहीं हो जाएगी जब युद्ध बंद होगा। फिर सप्लाई में लंबी बाधा पड़ेगी।
ठीक बात है। उधर अगर मैं बात करूं युद्ध की, तो खामनेई साहब के उत्तराधिकारी उनके बेटे ने तो 10 गुना हिम्मत दिखाई है, 10 गुना कलेजा दिखाया है। अमेरिका भी सोच रहा है मैं किस पचड़े में पड़ गया। अब सुना है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते खराब हो गए। ट्रम्प चचा तो ट्रम्प चचा है, उनको लग रहा होगा कि इजराइल के और सऊदी अरब के चक्कर में मेरी कुर्सी और चली जाएगी। मेरे अमेरिका में मित्र है, मैं उनसे बात कर रहा था कि अमेरिकी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे तैसे कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था लौट रही थी और इस बेवकूफ़ी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे गहरी चोट लगी है। अगर इस युद्ध के बीच में अमेरिका और इजराइल के बीच में भी ऐसी मतभेद की खबरें आएंगी तो युद्ध तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने बौछार कर दी है मिसाइल के ड्रोन की। किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ जवाब देगा। क्या लगता है आपको युद्ध के क्षेत्र से? देखिए, इसमें अभी तो ईरान इस स्थिति में है कि वो लगातार पलटवार करता रहेगा। मैं मानता हूं कि ईरान के पास कुछ क्षमताएं हैं और वो क्षमताएं कम से कम अभी 15 से 20 दिन तक वो उस युद्ध को ईरान और खींच सकता है। मेरी अपनी समझ के मुताबिक हो सकता है ज्यादा खींच सकता है, लेकिन इन 15 से 20 दिन तक युद्ध चलता रहा। 15 से 20, आज तारीख है 9, जिस वक्त हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तारीख है 9। और आप सोचिए, अगर इसमें आप 20 दिन और जोड़ दिए, 9 यानी मार्च के अंत तक युद्ध अगर चलता रहा और ईरान उसको चलाता रहा तो सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सांसत में फंस जाएगी और बड़े पैमाने पर उसके परिणाम स्वरूप मंदी आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था भी उस मंदी का शिकार हो सकती है और जब अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी तो भारत का मतदाता नाराज होगा तो ना कहेगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे, ये नेतन्याहू को वोट नहीं देंगे। भारत के मतदाता को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को वोट थोड़ी ना देना है, उसको तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है नहीं देना, इसका फैसला करना है उसे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये स्थिति है। अच्छा, ये जो ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है, ईरान के लोग अब ये नहीं कह रहे हम शहीद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ कि ईरान के बाद में नया सुप्रीमो चुनने के बाद ईरान के लोग आधी रात को सड़कों पर निकल आए, हुजूम निकल आया। ये डर नहीं कि कहाँ से मिसाइल आ जाएगी, कहाँ से ड्रोन आ जाएगा। जब किसी राष्ट्र के लोग अपनी जान की परवाह ना करें, जान हथेली पर रख लें, सिर पर रख लें, ताज लगा लें मौत का, उस देश को कौन हरा सकता है? उस देश की हिम्मत को कौन हरा सकता है? इन दोनों भावनाओं में कितना फर्क है। जब अमेरिकी युद्ध में उतरते हैं तो वो अपनी जान देने के लिए नहीं उतरते, वो दूसरे की जान लेने के लिए उतरते हैं अमेरिकी युद्ध। इसीलिए जब कोई अमेरिकी मारा जाता है और उसकी बॉडी बैग में उसकी लाश अमेरिका वापस जाती है तो पूरे अमेरिका में इस बात को लेकर कोहराम मच जाता है। अमेरिकी एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, बॉडी बैग में आई हुई लाशें। सात लाशें पहुंच गई। हाँ, तो अब अगर मान लो ये लाशें बढ़ी, मतलब जो है 7 की या 70 हुई, 70 की या 700 हुई, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जितने दिन युद्ध चलेगा उतने दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। ईरान नहीं हारेगा तो उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि ईरान का हारना उसके अस्तित्व को समाप्त करना है। अमेरिका तो कई युद्ध हार चुका है, अमेरिका तो वियतनाम में हार गया था, अमेरिका तो अफगानिस्तान में भी हार गया था। वहां से क्या चुपचाप, ये तो बहुत ही निर्लज हैं, युद्ध हार जाते हैं तो एक बयान जारी करता है राष्ट्रपति और वहां से अपने फौज जो है सारा टीला टंडीला उठा के वापस आ जाती है। लेकिन ईरान अगर हार गया तो वो बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ईरान की स्वायत्तता, संप्रभुता समाप्त हुई और उसमें अमेरिकियों ने कब्जा कर लिया उसकी गद्दी पर, अपना कोई कठपुतली बैठा दिया, तो बहुत ही बहुत बुरी स्थिति होगी। ईरान बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो ईरान अगर नष्ट होने से बचना चाहता है तो उसको हारना नहीं है, और अगर वो नहीं हारेगा तो कोई ना कोई युद्ध में हारता ही है। तो अमेरिका हारेगा, इजराइल हारेगा। आपका एक और युद्ध चल रहा है जिसमें हमारे ज्ञानेश कुमार फंसे हुए हैं। जा रहे हैं बंगाल में, लोगों ने काले झंडे दिखा रहे हैं, मुर्दाबाद, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। आपको याद है, अब अभय जी आपने तो बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, बहुत करीब से देखा है, किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ ऐसे नारे लगे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं लोग, गो बैक के नारे लगा रहे हैं, जनता के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, इस वक्त राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे, तो आपको याद होगा, शायद याद ना हो, मैं याद दिला दूं। 4 PM के मंच पे मैंने एक नहीं कई बार ये बात कही थी कि इस देश में ऐसा क्षण आने वाला है जबकि चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन होगा।
कहा था आपने, मुझे याद है आपने कहा था। हाँ, चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन होगा, तो वो हो रहा है लगातार। और उस आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई थी। भाई बिहार में जो भारत जो 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 यात्रा की थी राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने मिलकर वोट अधिकार यात्रा की थी, वो क्या था? वो चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन था। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो क्या थी? 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन था। जो बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है वो क्या है? वो चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन है। जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के सामने जाके कहते हैं उंगली उठा उठा के बात मत कीजिए, नीचे करके बात कीजिए, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, वो क्या बात है? वो एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुनाव आयोग को दी गई चेतावनी है। तो इस वक्त देश में तमाम विपक्ष न केवल मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है, बल्कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ भी आंदोलनरत है। विपक्ष का स्पष्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार का सेल बन गया है, प्रकोष्ठ बन गया है। तेजस्वी यादव तो बार बार ये कहते हैं कि ये बीजेपी की संगठन का एक प्रकोष्ठ बन गया है, ये सेल बन गया है। लगता भी यही है, कुछ हालात से लगता भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे अभय दुबे जी। राहुल गांधी से लेकर अमेरिका तक का बहुत सही चित्रण उन्होंने किया। सही बात है कि युद्ध किसी के हित में नहीं होता, लेकिन अमेरिका और इजराइल जिस तरह से तेल के पैसे के हवस में डूबे जाते हैं, उसके बाद अब समझ आ रहा है कि ईरान जैसा बहादुर देश कैसे पसीने छुड़ा सकता है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।